नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 28 फरवरी को रहेंगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धान अंतर प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और प्रशासन तैयार। कस्टोडियल डेथ के 66 मामलों पर विधानसभा में तीखी बहस। सरकार विपक्ष आमने सामने जांच और पारदर्शिता को लेकर हंगामे के बाद विपक्ष का वॉकआउट। प्री होली सेलिब्रेशन में विवाद के बाद कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। वायरल वीडियो से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। प्रशासन ने शुरू की जांच प्रक्रिया। होली से पहले फेल और अनसेफ सैंपलों के खुलासे से खाद्य सुरक्षा पर सवाल। विभाग की निगरानी और कथित संरक्षण को लेकर जवाबदेही की मांग तेज। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी में 28 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल का कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहंगी के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान खरीदी के अंतर की प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुख्य सभा मंच, सांस्कृतिक मंच, विभागीय स्टॉल, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थल चिन्हांकन किया तथा सभी तैयारियां समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। खेल मैदान के समीप ही हेलीपैड बनाया जाएगा। वहीं एसएसपी ने संभावित बड़ी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और प्रवेश निकास व्यवस्था की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बुधवार को तखतपुर स्थित आत्मानंद स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षकगण मौजूद रहे। कलेक्टर ने कक्षाओं, स्टाफ रूम सहित पूरे परिसर का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के समय स्कूल के बाथरूम की बदहाल स्थिति सामने आई। बाथरूम में नल लगे होने के बावजूद पानी नहीं था। कई जगह दरवाजे टूटे मिले और गंदगी फैली हुई थी। इन अव्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई है और तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और शिक्षक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी ऐसी खामियां पाई गई तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये स्वामी आत्मानंद स्कूल तखतपुर, ये पीएम-श्री स्कूल भी है। आज विजिट करने आए थे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, संख्या भी जितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से बढ़िया है। और पिछले बार का रिजल्ट्स भी मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगता है कि हम और बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। और हमने अभी सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट भी किया है कि हम सब लोग मिल करके और बेहतर रिजल्ट यहाँ पे दें। तो उन्होंने कमिट भी किया है कि हम लोग और मेहनत करेंगे। इसमें एक चीज़ है जो टीचर्स के माध्यम से मुझे पता लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन तो ले लिए हैं लेकिन बहुत ही अटेंडेंस उनका कम होता है और इसी कारण से ऐसे बच्चे जो है अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों से कि चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मली जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे ज़्यादा होते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी शिक्षा के माध्यम से मिलता है। हम बहुत मन लगा करके पढ़ें, हम बहुत मन लगा करके पढ़ाएं तो निश्चित तौर पे चाहे इंटीरियर से इंटीरियर इलाके के भी बच्चे हों, गरीब घर के ही बच्चे हों, तो उनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के माध्यम से मिलता है। तो इन सारे स्कूलों को हम और बेहतर करें। लगातार हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैंपस है, जैसा आप देख रहे हैं, एकदम मेंटेन भी किया हुआ है। तो और अच्छा हम लोग करेंगे रिजल्ट। बाथरूम में अव्यवस्था का हाल हम देखने को मिल रहा है, पानी नहीं आ रहा है नल में। बाथरूम के लिए हमने बोला है कि बाथरूम को बेहतर करें करके, तो कर रहे हैं। और सर, फेयरवेल में एक नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के जो बच्चे थे स्टंटबाजी करते हुए इंटर किए थे कार में, जिसमें नाबालिग बच्चे जो थे 18 साल से कम के जो थे वो कार ड्राइव कर रहे थे। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नगर में? इसके बारे में मुझे अभी नहीं आइडिया है, तो प्रिंसिपल साहब इसके बारे में कार्रवाई होगी सर अगर फुटेज दिखाया जाएगा तो आपको? इसका जो भी डिटेल आएगा प्रिंसिपल साहब उस पर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा लेंगे।
अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में दूषित पानी से पीलिया फैलने की शिकायतों के बाद नगर प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंजूषा भगत महापौर अंबिकापुर नगर निगम के कमिश्नर एवं अधिकारियों के साथ शहर के वार्ड क्रमांक 40 मोमिनपुरा इलाके में पहुंची और क्षेत्र प्रभावित का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने घर घर जाकर नागरिकों से चर्चा की और पेयजल की स्थिति को परखा। जांच में यह बात सामने आई कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से एक मुर्गी फार्म संचालित किया जा रहा था। बताया गया कि तस्लीम अंसारी नामक युवक अपने पक्के मकान में मुर्गी फार्म चला रहा था, जिससे क्षेत्र में गंदगी और स्वास्थ्य संबंधित खतरे बढ़ रहे थे। इस पर महापौर मंजूषा भगत ने संबंधित व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई और अवैध मुर्गी फार्म को तत्काल बंद कराने के साथ ही जब्ती की कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं पीलिया फैलने की आशंका के बाद 35 घरों से पानी के सैंपल लेकर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में पानी दूषित नहीं पाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीलिया से 2 लोगों की मौत की खबर केवल अफवाह है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। देखिए, आज ही नहीं, हम लोग 3-4 दिन से पूरे शहरों में निरीक्षण का दौरा किए हैं। उसी में हमारे यहाँ के कमिश्नर सर पूरा टीम पूरे रोड नाली जहाँ जहाँ गंदगी है उसको सफाई करवा रहे हैं और घनी आबादी में जहाँ चूजे वगैरह कुछ लोग पाल रहे हैं उसको भी हिदायत दे रहे हैं कि जहाँ निश्चित जोन है वहाँ पर जाके अपना मुर्गी पालन करें, इससे क्योंकि बीमारी फैलता है। तो हम सब पूरा टीम देख रहे हैं आप लोगों के बीच में, सभी कमिश्नर सर है हमारे पूरे विभाग के हैं, तो उसी के तहत सफाई करवाने और सफाई करवाने के लिए पूरे लोग हम सब निकले हैं। बिलासपुर शहर के लिंगियाडीह में जारी धरना प्रदर्शन अब 100 दिनों के करीब पहुंच गया है। क्षेत्र को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग पिछले 3 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय बाद प्रशासन ने पहल करते हुए नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे की ओर से आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। विकास भवन के सभापति कक्ष में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप, पार्षद दिलीप पाटिल, वरिष्ठ नेता प्रमोद नायक, जितेंद्र तिवारी और अंकित गौराहा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे दोहराई, लेकिन किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल लिंगियाडीह का आंदोलन जारी है और 100 दिन पूरे होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। जो लिंगियाडीह में लगातार लिंगियाडीह के जो स्थानीय लोग हैं लिंगियाडीह को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन बाद इस आंदोलन का 100वां दिन पूरा होगा और मुझे लगता है कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि किसी भी दिन किसी भी स्थिति में आंदोलन 100 दिन तक चले। और आज नगर निगम आयुक्त ने बुलाकर प्रभावितों से बैठक की है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन अभी तक लिंगियाडीह वासियों को नहीं दिया। लिंगियाडीह के लोगों का बहुत दिन से वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बीच में हम लोग भी प्रयास किए थे बातचीत करने का, लेकिन बीच में आ नहीं पाए थे। तो आज हमने उसको बुला करके जो प्रभावित व्यक्ति हैं बातचीत करने के लिए उनका क्या क्या इश्यूज है उस मुद्दे पे बात हुई है कि उनके लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। तो हम लोग आगे जो भी प्रोसीडिंग करेंगे आगे कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे। छत्तीसगढ़ की जेलों में कस्टोडियल डेथ के मामलों में लेकर विधानसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को जानकारी दी कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच राज्य की केंद्रीय और जिला जेलों में कुल 66 बंदियों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए। गृह मंत्री ने बताया कि 66 मामलों में से 18 मामलों की न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है और यह प्रक्रिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है। शेष 48 मामलों में जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से मृत बंदियों के नाम और संबंधित जेलों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी अधूरी होने से संदेह और गहरा रहा है तथा पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कितनी अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है 66 बंदियों की मृत्यु हुई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें मृतकों के नाम की सूची नहीं है। संख्या तो आपने बता दिया 66। ये 66 में 66 लोग कौन कौन हैं, किस किस जेल में हैं,
यदि इसकी जानकारी आपके पास हो तो कृपया करके बताएं। माननीय सभापति महोदय, बहस के दौरान बघेल ने कवर्धा जेल के पंकज साहू और कांकेर जेल के जीवन ठाकुर का मामला विशेष रूप से उठाया। जवाब में गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंकज साहू की मौत निर्धारित अवधि से पहले हुई थी, इसलिए उसे आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया, जबकि जीवन ठाकुर को न्यायालय की अनुमति से कांकेर से रायपुर स्थानांतरित किया गया था और पूरे मामले की जानकारी अदालत को दी गई है। 66 में पंकज साहू जिनका कवर्धा वाला विषय था, इन्होंने नाम बताया, तो वो नाम नहीं है क्योंकि वो काल से बाहर के हैं, वो जनवरी से बाहर के हैं, जनवरी 25 से बाहर के हैं, उससे पहले के। दूसरा जो नाम आपने बताया श्री जीवन ठाकुर जी, स्वर्गीय जीवन ठाकुर जी का, वो नाम जरूर इस सूची में है और इस सूची में उनका नाम है, तो उनका डिटेल भी जैसे आपने पूछा है तो संक्षिप्त में आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो कांकेर के जेल में थे और कांकेर के जेल के बाद उनको कोर्ट के आदेश से कोर्ट में बात रख कर के उनके व्यवहार आदि को के विषय के कारण कोर्ट से आदेश लेकर के रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया। रायपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल और मेकाहारा में शिफ्ट किया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के उपरांत जो प्रक्रिया करनी होती है कि जेल अधीक्षक डीजे को सूचना करेंगे, डीजे एक समिति किसी को वो जांच का कार्य सौंपेंगे और फिर वो जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी। ये प्रक्रिया भी समय पूर्वक की गई है। जीवन ठाकुर के मामले पर बघेल ने आरोप लगाया कि वे गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और उन्हें जेल में पर्याप्त इलाज नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन भी किया था। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पर्याप्त सबूत मिलने पर ही कार्रवाई की गई और जेल प्रशासन ने चिकित्सकीय स्थिति की जानकारी समय समय पर न्यायालय को दी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, आदिवासी नेता थे और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जेल में उसे निरुद्ध किया गया कांकेर जेल में और उसके साथ साथ मैं क्षमा चाहूंगा, निरुद्ध तो थानेदार करते हैं, जेल में डाला गया। उसके साथ साथ उसके लड़के को भी जेल में डाला गया। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, परिवार के चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे, समय पे उसको दवाई उपलब्ध नहीं होती थी और जो जेल अधीक्षक है उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि ये मिलने नहीं देते, इलाज कराने नहीं देते, डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने किया। आदिवासी समाज ने चक्का जाम भी किया, पूरे बस्तर में किया और इसकी जांच की मांग की गई थी और इसमें क्या जांच की गई, जो समाज ने डिमांड किया उस आधार पे आपके विभाग ने जांच किया। ये जो प्रकरण हुआ था ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था उस पर जांच के प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार पत्र आदि बनाने के पूर्ण प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर दर्ज हुआ प्रकरण है। प्रकरण दर्ज होने के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, अकेले नहीं है। पूरे मुद्दे की विधानसभा समिति से जांच की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट जांच पहले से जारी है तो समानांतरण जांच का औचित्य नहीं बनता। बहस के दौरान सदन में नारेबाजी और हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। साथ ही बघेल ने राज्य में अपराधों में वृद्धि का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने दावा किया कि मौजूदा कार्यकाल में अपराध दर में कमी आई है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में स्कूलों के संचालन समय को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने नया आदेश जारी किया है। जारी निर्देशों के अनुसार अत्यधिक ठंड और शीतलहर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहले बदले गए समय में अब संशोधन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मौसम में सुधार और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और CBSE पाठ्यक्रम संचालित स्कूलों में नया समय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के मुताबिक एक पाली में संचालित स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4
बजे तक लगेंगी, जबकि शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। वहीं 2 पाली में चलने वाले स्कूलों में पहली पाली सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे से शाम 4 या 5 बजे तक निर्धारित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश कलेक्टर से स्वीकृति से जारी किया गया है और सभी विद्यालयों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि समय परिवर्तन से विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी और मौसम के असर से होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। होली के पहले प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ रुपए का आवंटन जारी किया है। इसमें से 51.71 करोड़ रुपए विशेष रूप से वेतन भुगतान के लिए तथा 11.14 करोड़ रुपए नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। फरवरी की स्थिति में वेतन भुगतान के लिए लंबित राशि को ध्यान में रखते हुए यह आवंटन किया गया है ताकि नगरीय निकायों में वित्तीय संतुलन बना रहे और कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य देयकों का समय पर निराकरण हो सके। प्रदेश के 11 नगर निगमों को वेतन मद में 25.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 38 नगर पालिका परिषदों को 16.48 करोड़ रुपए और 85 नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वेतन भुगतान हेतु प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि भी जारी की गई है। राज्य में चुंगी समाप्त होने के बाद उत्पन्न राजस्व कमी की भरपाई के लिए यह मद अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है। इस आवंटन से हजारों कर्मचारियों को होली से पहले वेतन मिलेगा, जिससे स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर 26 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में भी कर्मचारियों, श्रमिकों एवं पेंशनरों ने केंद्र स्तरीय लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने तथा PF RDA एक्ट निरस्त करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। साथ ही NPS UPS समाप्त करने, EPS 95 सदस्यों को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में शामिल करने तथा लंबित DA DR की किश्तें एरियर सहित जारी करने की अपील की गई है। संघ ने चारों श्रम संहिताएं वापस लेने, PSU के निजीकरण पर रोक लगाने, हर 5 वर्ष में वेतन संशोधन सुनिश्चित करने और व्यापक कैशलेस व्यवस्था बीमा योजना लागू करने की मांग की उठाई है। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे एवं प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अपने बिलासपुर जिला में मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंपे हैं, जिसमें हम लोगों की मांग है जो दैनिक वेतनभोगी, संविदा, ये सभी कर्मचारियों को नियमित करने का, साथ में 8वां वेतनमान को शीघ्र लागू करने की मांग है और ये जो DA हमारा पेंडिंग है उसको तत्काल देने की मांग है और जो टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है शिक्षा विभाग में उसको तत्काल निरस्त करने की मांग है। इस प्रकार के हम लोगों को 10 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को सौंपे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा 25 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के बाद 26 फरवरी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे और केंद्र व राज्य सरकार से लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से उनकी जायज मांगों की अनदेखी की जा रही है। प्रमुख मांगों में ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करना, रनिंग स्टाफ को दिए जाने वाले डेली अलाउंस एवं ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को समय पर ग्रेच्युटी का भुगतान तथा ठेका प्रथा को समाप्त करना शामिल है। मजदूर संघ के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार और रेलवे प्रशासन ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी। एक दिन का धरना है ये, देखिए पूरे हमारे ऑल इंडिया में एक धरना का और माननीय प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम 25 फरवरी को रखा गया है, जो कि हर जिला मुख्यालय, हर संस्थान के मुख्यालय में, मंडल मुख्यालय में, जैसे कि रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने हम आज उपस्थित हुए हैं। इसी तरह से पूरे रेल में भी पूरे ऑल इंडिया के हर जोनल मुख्यालय और मंडल मुख्यालय में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, वर्कशॉप में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था कि पूरे देश भर में 25 तारीख को धरना दिया जाएगा
और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी के तारतम्य में क्योंकि जिले में 25 को दिया गया था तो रेल में हमको अलग से देना था, तो आज 26 तारीख का हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष पटेल जी ने बोले का आदेश से हम लोग आज 26 को जोन जीएम साहब को और मंडल प्रबंधक जी को देंगे, जिसमें अपने राष्ट्रीय मुद्दे जो प्रधानमंत्री को जाएंगे और कुछ हमारे लोकल मुद्दे भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में राज्य में चयनित 49 प्रोविजनल जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नियुक्ति से पहले इन जजों को केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर न्यायिक और पुलिस प्रक्रियाओं की समझ देने के लिए विभिन्न संस्थानों का फील्ड विजिट कराया जा रहा है। बिलासपुर स्थित राज्य न्यायिक अकेडमी से जुड़े ये सभी प्रोविजनल जज इन दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लैब, सालसा कार्यालय और एडीआर भवन जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा कर न्यायिक कार्य प्रणाली की बारीकियों से समझ रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि जज नियुक्ति के बाद केवल कानून की धाराओं तक सीमित न रहें बल्कि केस की वास्तविक परिस्थितियों को भी बेहतर तरीके से समझ सके। इसी क्रम में जजों का दल थाना चकरभाटा पहुंचा, जहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपराध पंजीयन से लेकर विवेचना और चार्जशीट तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई। जजों ने केस डायरी, साक्ष्य संकलन, दस्तावेजी प्रक्रिया और अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले रिकॉर्ड की तकनीकी जानकारी भी दी, जिसमें उन्हें जांच की वास्तविक चुनौतियों का अंदाजा हो सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शैक्षणिक दौरे न्यायिक और पुलिस तंत्र के बीच बेहतर समन्वय बनाने में बेहद उपयोगी साबित होते हैं। इससे नए जजों को न्यायिक प्रक्रिया की जमीनी समझ मिलती है, जो भविष्य में निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी फैसले देने में सहायक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ेगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।